Hello everyone, welcome to the channel. In this video lecture, we are going to discuss some sociology questions. ये हमारा आपका जेंडर एंड सोसाइटी का पेपर है जिसका कि हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एमए सेमेस्टर 4 का पेपर है। जेंडर एंड सोसाइटी अगर आपने एज एन इलेक्टिव पेपर लिया है, एमए सोशोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और पार्ट 1 हम ऑलरेडी 24 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसी के ही आगे के क्वेश्चंस को इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बीए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपने बीए 6 सेमेस्टर 5th 6th सेमेस्टर में सोशियोलॉजी लिए है, तो बीए 6 सेमेस्टर में भी जेंडर एंड सोसाइटी पेपर आप पढ़ रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी बीए का भी पेपर आपसे शेयर किया है, तो वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है एमए के स्टूडेंट के लिए। और वो जो एमए वाला पेपर है ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है बीए वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली सिलेबस जो है वो काफ़ी जो है वो सिमिलर है। तो आप दोनों लोगों के लिए ही वो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं या एमए के स्टूडेंट हैं, जेंडर एंड सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो। और इसके अलावा अगर आप नेट के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये टॉपिक जो है और ये जो क्वेश्चंस है इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी पीएचडी इंट्रेंस के लिए सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा अगर आप सोशियोलॉजी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सेट्रा के लिए, तो भी ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसे लैंगिक समानता से संबंधित मौलिक मानव अधिकार माना जाता है? क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी? जेंडर इक्वालिटी को किसमें मतलब लैंगिक समानता से संबंधित मौलिक अधिकार किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, शिक्षा और काम का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एंड वर्क, लास्ट है आपका संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, और लास्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा जो है वो लैंगिक समानता से संबंधित है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्योंकि शिक्षा और काम का भी दोनों को अधिकार दिया गया है। जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के लिए है, शिक्षा और काम, स्वास्थ्य और संपत्ति का स्वामित्व, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड्स ह्यूमन राइट्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है आपके 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 नवंबर और 10 दिसंबर। 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 नवंबर और 10 दिसंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो ये विश्व मानवाधिकार दिवस है, ह्यूमन राइट्स डे है वर्ल्ड का, ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड सेक्स किताब के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सेकेंड सेक्स? सेकेंड सेक्स जो है वो किसकी बुक है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपके बेल हुक्स, एंजेला डेविल्स, चिमांडा नागोई और सिमोन दे बोआ। तो ये जो है ये किसकी बुक है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है सेकेंड सेक्स। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, बुक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट की गई है, पूछी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिमोन डे ब्यो। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरीबी का नारीकरण शब्द की रचना किसने की है? हु कॉइंड द टर्म फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी? फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में कौन बात करता है? ये जो कंसेप्ट है ये किसका है? ऑप्शंस हैं आपके एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जियोन रॉबिन्सन और डायना पेयर्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 28 में डी करेक्ट होगा। डायना पेयर्स का कंसेप्ट है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दशा महिला के विरुद्ध घरेलू हिंसा का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन? तो किस कौन सी जो है वो महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसके विरुद्ध हिंसा का जो है वो उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कि ये इसका एग्जाम्पल है या नहीं है, तो आप ऑप्शन से बहुत अच्छे से एनालाइज करके समझ सकते हैं। पहला ऑप्शन है किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना, हैरेसमेंट ऑफ वुमेन फॉर डाउरी। नेक्स्ट है किसी महिला को उसके पति द्वारा पीटा जाना, अ वुमेन बीइंग बीटन बाय हर हस्बैंड। फिर है किसी महिला का अपहरण करना, किडनैपिंग ऑफ वुमेन। और फिर है लास्ट आपका सास के द्वारा किसी महिला को भावात्मक रूप से प्रताड़ित करना, इमोशनल अब्यूज ऑफ वुमेन बाय हर मदर इन लॉ। तो अगर हम महिला को घरेलू हिंसा की बात करें तो दहेज के लिए प्रताड़ित करना तो देखिए होगा, ठीक है। उसके बाद उसके पति द्वारा पीटा जाना वो भी घरेलू हिंसा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लास्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, महिला को भावात्मक रूप से प्रताड़ित करना या इमोशनली उसको कहना, किसी बातों को अब्यूज़ करना उसे, तो वो भी है, ठीक। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है वो नहीं होगा। सी ऑप्शन अगर आप देखें तो किसी विमेन को किडनैप करना डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता। तो जो सी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जन्म के आधार पर निर्धारित करता है, इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो क्या जो है वो जन्म के आधार पर होता है? जेंडर, सेक्स या लिंग, यौन, या फिर ए बी दोनों, और लास्ट है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होता है? देखिए, जब हम बात करते हैं सेक्स की, तो वो जो होता है यौन जो होता है, ये आपका बाय बर्थ होता है। जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, जिसमें मेल फीमेल हम बताते हैं, तो वो आपका सेक्स है, ये आपका बाय बर्थ ही डिसाइड होता है। एक बर्थ होता है तब आपको पता चलता है कि बेटा है बेटी है जो भी है। तो ये हो गया आपका सेक्स। लेकिन जब बात आती है जेंडर की, लिंग की, तो ये सोशलाइजेशन प्रोसेस के उसमें आता है। ये बायोलॉजिकल नहीं, ये सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है। जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात करता है, ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जेंडर जो है वो आपका सोशलाइजेशन में आता है। लड़का है तो ऐसे बिहेव करेगा, लड़की है तो ऐसे बिहेव करेगी, लड़की है तो ऐसे कपड़े पहनेगी, लड़का है तो ऐसे कपड़े पहनेगा। ये जो चीज़ें हैं ये जेंडर है। और जेंडर सोशलाइजेशन के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिटेल लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चैनल पे पढ़ सकते हैं। अगर आप जेंडर इन सोसाइटी के बारे में और स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जेंडर इन सोसाइटी से रिलेटेड, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको और भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और क्वेश्चंस को शेयर किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के मध्य विवाह को क्या कहा जाता है? मैरिज बिटवीन अ हाई कास्ट मैन एंड अ लो कास्ट विमेन इज रिफर्ड एज। विवाह के कई प्रकार होते हैं। अगर हम हिंदू मैरिज में बात करते हैं ट्रेडिशनल टाइप में, तो 8 टाइप के आप पढ़ते हैं। अगर हम वैसे देखते हैं तो एक आपका एक विवाह हो गया, एक द्विपत्नी विवाह, एक बहुपत्नी, इस तरीके के विवाह आपको, एक बहु विवाह, ठीक है, ये आप देखते हैं। तो इसके अलावा एक टाइप और होता है आपका जो इसमें ऑप्शन में आपको दिख रहा है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, संगोत्र, बहिर्विवाह। बहिर्विवाह अंतर विवाह अलग ही कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे अनुलोम और प्रतिलोम जो विवाह का प्रकार आप देख रहे हैं, ये भी एक टाइप है मैरिज का, और इसी को ही हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। हाइपोगैमी, हाइपोगैमी, इंटोगैमी और एक्सोगैमी। तो ये कौन सा वाला है? जो उच्च जाति का पुरुष उच्च जाति का है और महिला जो है वो निम्न जाति की है, तो वो जो विवाह का प्रकार होगा वो कौन सा होगा? वो अनुलोम होगा, हाइपरगैमी होगी। अगर हम इसका जस्ट ऑपोजिट कर दें तो वो प्रतिलोम हो जाएगा। जो महिला है वो यहाँ पे निम्न जाति की है, बट अगर जो महिला है वो उच्च जाति की हो और जो पुरुष है वो निम्न जाति का हो तो क्या होगा? तो प्रतिलोम हो जाएगा, हाइपोगैमी हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि
जो मेल है वो हाई कास्ट का है और जो फीमेल है वो लोअर कास्ट की है। तो ये अनुलोम है, हाइपरगैमी है। हाइपो और हाइपर में इतना डिफरेंस होता है। ठीक, अनुलोम विवाह उच्च जाति का पुरुष, प्रतिलोम विवाह उच्च जाति की महिला। इतना आपको याद रखना है। ये इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना के अनुसार बालिकाओं के माता पिता कितनी अधिकतम आयु तक की बालिका के लिए खाता खोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सुकन्या समृद्धि योजना, अप टू व्हाट मिनिमम एज कैन द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल गर्ल चाइल्ड ओपन एन अकाउंट फॉर द गर्ल चाइल्ड? ऑप्शन है आपका 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 12 ईयर्स। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल। तो आप जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना जो थी वो बालिकाओं के लिए चलाई गई थी। लेकिन अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि जो भी वो गर्ल चाइल्ड है तो वो कितने वर्ष का बच्चा है जिसके लिए आप जो है अकाउंट आप बैंक में खोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के लिए, तो मिनिमम वो कितने साल का बच्चा होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें करेक्ट आंसर है आपका 10 साल, 10 ईयर्स। मिनिमम 10 ईयर हो, उससे ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारीवाद की तीसरी लहर शब्द दिया गया। द टर्म थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज गिवन बाय। जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, नारीवाद की जो तीसरी लहर है, ये शब्द किसने दिया है? ऑप्शन है आपका एलिस वॉकर, रेबिका वॉकर, जिन एडम्स और आपका एमा गोल्डमैन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेबिका वॉकर के द्वारा ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी नारीवादी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्क्सिस्ट थिंकर? अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि कौन मार्क्सिस्ट थिंकर है तो कौन नहीं है आप इजीली कर पाएंगे। ठीक, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एलेनोर मार्क्स, रोजा लक्समबर्ग, क्लारा जेटकिंग, एंड्रिया ड्वार्केन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा जो ये आपके ऊपर के देख रहे हैं आप, एलेनोर मार्क्स, रोजा लक्समबर्ग और क्लारा जेटकिंग। ये सारे मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। तो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। जो एंड्रिया ड्वार्केन है वो जो है वो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट ऑफ इंडिया was came into effect in which year? तो भारत में जो गर्भावस्था होती है उसके लिए चिकित्सीय समापन एक अधिनियम जो है वो लाया गया था, तो उसके लिए कौन सा वर्ष है ये आपको बताना है। साल 1972, साल 1975, साल 1977 और साल 1980। इन ईयर 1972, इन 1975, 1977 और 1980। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंगिक समाजीकरण का पहला और सबसे प्रभावशाली अभिकरण है? विच वन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंसर एजेंसी फॉर द जेंडर सोशलाइजेशन? जेंडर सोशलाइजेशन के लिए कौन सा जो लैंगिक समाजीकरण होता है उसके लिए सबसे पहला और प्रभावशाली क्या है? ऑप्शन है आपका मित्र समूह यानी कि पेयर ग्रुप, दूसरा है आपका परिवार यानी कि फैमिली, तीसरा है आपका एजुकेशनल सेंटर शैक्षणिक केंद्र और लास्ट है आपका स्टेट यानी कि राज्य। तो इसमें से कौन सा जो है वो आपका पहला, अगर हम देखें तो सोशलाइजेशन का एजेंसी माना जाएगा, तो सबसे पहले आपका जन्म परिवार में होता है। तो परिवार ही आपकी पहली पाठशाला है और परिवार ही
ये लोगों ने कहा भी है कि परिवार ही जो है वो आपकी पहली पाठशाला। तो इस तरीके से जो जेंडर सोशलाइजेशन का जो पहली एजेंसी है, यानी कि लैंगिक समाजीकरण का जो अभिकरण प्रभावशाली सबसे ज़्यादा है, ये हैं, बाकी के हैं, लेकिन सबसे पहला और प्रभावशाली की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप फैमिली से ये चीज़ें देखेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नारी शक्ति वंदन अभियान या अधिनियम, सॉरी, 2023। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ये महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद कह रहा है कि यह महिलाओं के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण प्रदान करता है। यह महिलाओं को स्वतंत्र वैवाहिक अधिकार प्रदान करता है। लास्ट है आपका, यह महिलाओं को आर्थिक सहभागिता बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। इट प्रोवाइड्स 33% रिजर्वेशन फॉर women in Lok Sabha and State Assembly. It it provides independent material rights for women. It provides opportunity to increase in economic participation of women. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि ये महिलाओं के लिए लोकसभा एवं राज्य की जो विधानसभा है वहाँ पे 33% जो है आरक्षण प्रदान करता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। It provides 33% reservation for women in Lok Sabha and State Assembly. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग धारणा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ जेंडर स्कीमा? जेंडर स्कीमा की थ्योरी किसने दी है? लॉरेंस कोलबर्ग, सेंड्रा बेम, सिगमंड फ्रायड एंड ओकले। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सैंड्रा बेम। सैंड्रा बेम का ही ये जो थ्योरी है जेंडर स्कीमा की वो इनकी है, सैंड्रा बेम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड इन 1961। तो ये तो है, ये करेक्ट होगा कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है ये आपका 1961 में आया था। ये तो सही है, बट कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, वो पूछ रहा है। ऑप्शन है फिर 10 या अधिक महिला कर्मचारी वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन करना। फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरनल कंप्लेंट सेल at every workplace having 10 or more women employees। फिर है आपका कार्यस्थल पर स्त्रियों का यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम 2013 में पारित हुआ। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन एक्ट पास्ड इन 2013। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2003 में पारित हुआ। प्रोटेक्शन विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड इन 2013। 2000 इसमें इंग्लिश में 13 लिखा है, हिंदी में 3 दिया है। दोनों ही करेक्ट नहीं है। इसका यही आंसर जो है वो करेक्ट होगा। इसमें दोनों ही ये जो है वो गलत हैं। ऑप्शन आपके 45 में ये दोनों गलत हैं। तो ये आप देखेंगे ये दोनों ऑप्शन जो है वो गलत है। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था वो आपका 2006 में 5 में आया था और 6 में वो इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये इसमें डिस जो है वो गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में सबसे ज़्यादा महिला लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो? फीमेल सेक्स रेशियो सबका सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें।
अगर आप देखें तो केरला का सबसे ज़्यादा है। यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला ये ऑप्शन में दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि सेक्स रेशियो कहाँ का अच्छा है तो केरला का है। और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी अगर हम कहें तो केरला का हाई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। यूरोप में नारीवादी आंदोलन किस घटना के फलस्वरूप हुआ? In Europe, the feminist movement began due to which of the following events? यूरोप में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ तो वो क्यों हुआ था, उसके लिए कौन सा इवेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, और फिर है आपका प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और लास्ट है आपका रूस की क्रांति यानी कि रशियन रेवोल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो क्यों हुआ था, तो 47 जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हुआ था। यूरोप में जो नारीवादी आंदोलन है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हुआ था। नेक्स्ट है आपका किस समाज में सुधारक ने आर्य समाज की स्थापना की? Which serial reformer, which social reformer are formulated आर्य समाज? ऑप्शन है आपका ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की बात जब आती है तो आप किसको देखते हैं? आप देखते हैं दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज जो है वो इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में महिला आंदोलन का मुद्दा नहीं रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एन इशू ऑफ वुमेन मूवमेंट इन इंडिया? महिला आंदोलन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आंदोलन का कारण नहीं है, तो घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो अधिनियम हुआ। फिर है आपका वो लैंगिक भेदभाव के उन्मूलन की जो बात की गई। इसके अलावा महिला स्वास्थ्य, विमेन हेल्थ के लिए, और सरकारी सेवाओं में आरक्षण। ये अब ऑप्शंस इंग्लिश में देख लीजिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, अबॉलिशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, विमेन हेल्थ और रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो कौन सा है जो एक इशू नहीं है विमेन मूवमेंट के लिए? तो इसमें क्या करेक्ट होगा? इसमें आपका रिजर्वेशन जो है यानी कि सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण है उसके लिए ये मुद्दा नहीं था। तो सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए मुद्दा नहीं था। इसके अलावा लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा और महिला स्वास्थ्य ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव पूर्व निदान तकनीकी नियमन एवं दुरुपयोग का निषेध अधिनियम 1994। Prenatal Diagnostic Techniques Regulation and Prevention of Misuse एक्ट 1994 क्या है? कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाता है, प्रोहिबिट्स फीमेल फिटिसाइड, फिर है लिंग अनुपात के बढ़ते असंतुलन को कम करता है, रिड्यूस द ग्रोइंग इम्बैलेंस ऑफ सेक्स रेशियो। नेक्स्ट है आपका इस अधिनियम को लिंग चयन निषेध अधिनियम भी कहा गया है। द एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोहिबिशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ एक्ट। लास्ट है आपका उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें ये होगा कन्या भ्रूण हत्या पर ये रोक लगाता है। ये जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है ये आपको प्रोहिबिटेड करता है फीमेल फिटिसाइड को, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों और महिलाओं की विशेषताओं और लक्षणों के बारे में लोगों की धारणा को कहा जाता है? द बिलीव्स दैट पीपल हैव अबाउट द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका जेंडर रोल, सेक्स रोल, जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर गैप। लिंग भूमिका, यौन भूमिका, लिंग रूढ़िवादिता और लास्ट है आपका लिंग गौदिता। तो इसमें जो है लैंगिक भेदभाव, जेंडर गैप, लिंग भूमिका, यौन भूमिका, लिंग रूढ़िवादिता, लैंगिक भेदभाव, जेंडर रोल, सेक्स रोल, जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर गैप। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जेंडर स्टीरियोटाइप जो है
वो पुरुषों और महिलाओं की विशेषताएं जो है और उनके लक्षणों के बारे में जो लोगों की धारणा है वो जेंडर स्टीरियोटाइप कही जाती है। यहाँ पे जेंडर रोल की बात नहीं हो रही, सेक्स रोल या फिर जेंडर गेट गैप नहीं होगा। तो द बिलीव्स दैट पीपल हैव अबाउट देयर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल, उसे ही लैंगिक रूढ़िवादिता या लिंग रूढ़िवादिता जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। जो लोगों के मन में धारणा है महिला पुरुष को लेके, उसे ही जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते रहें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। Thank you so much for watching.